Hello dear bankers, I hope you all are doing fine. Welcome to EduTap and welcome to this session जिसमें हम सॉल्व्ड PYQ डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 2025 एग्जाम। अगर आप टारगेट करें मई 2026 को तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हो सकता है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम अगेन एंड अगेन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो या पहले एग्जाम दे चुके हो आपका नहीं क्वालिफाई हुआ तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो टू पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो हमारी पार्ट 1 को लेके जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 40 क्वेश्चंस, राइट। तो जैसे मई 2026 को टारगेट कर ही रहे हो आप तो आपको ना एक आइडिया होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट के बारे में। यू दैट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑल। फ्री ई बुक है ये। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलेगा और उनको कैसे अप्रोच करना है। मतलब अननेसेसरली कुछ भी नहीं पढ़ना, ना तो टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या बताते हैं किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, कि बार बार क्वेश्चंस में किस बार बार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, प्रैक्टिस होती रहती है आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ। तो इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें सेशन के साथ। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर्मल डेफिनेशन जो है ना टर्म बैंकिंग की इंडिया में किस स्पेसिफिक सेक्शन में प्रोवाइड की गई है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। देखिए अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, आपको नहीं पता पीपीबी में क्या है, फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए सेशन को, आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं जो चैप्टर नंबर 1 है ना आपका, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार भी काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या तो डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है या ये पूछ लिया जाता है कि कौन से स्पेसिफिक सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 5A में है क्या, ये सेक्शन 5B में है, सेक्शन 6A में है, ये सेक्शन 21 में है। देखो बैंकिंग को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 5B। तो हमारा राइट आंसर बी है। अब बैंकिंग होता क्या है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं हम किससे, कस्टमर से, और उसको आगे लोन की फॉर्म में कस्टमर को देते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो यही बैंकिंग होता है हमारा, राइट। अब डिपॉजिट हम पब्लिक से ही लेते हैं। तो बैंकिंग की डेफिनेशन करके जाइएगा क्या होती है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, और आगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अरेंजमेंट में जो बैंक और पार्टनर ब्रांड के बीच में हुआ, जैसे एयरलाइन, रिटेल चेन, फ्यूल कंपनी होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है बेनिफिट जो पार्टनर ब्रांड को मिल रहे हैं इस कोलैबोरेशन से। सिंपल वे में समझना हो तो चलिए अमेजोन के एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन ने टाई अप किया किसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो एक कार्ड बनाया इन्होंने, क्रेडिट कार्ड मिलके, जिसको को ब्रांडेड कार्ड बोल दिया जाता है। तो अमेजोन का लोगो भी होगा, आईसीआईसीआई बैंक का भी होगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अमेजोन को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इस एग्रीमेंट से। जो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट है इसमें पार्टनर ब्रांड क्या है हमारा, अमेजोन है। तो अमेजोन को क्या बेनिफिट मिल रहा है, कई बार तो हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनर ब्रांड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर पर्सनल बैंक अकाउंट। नो, ऐसा नहीं है। क्या पार्टनर ब्रांड को इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक मिल रहा है, हायर सेल वॉल्यूम्स उनको मिल रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी एनहांस हो रही है, या शेयर्ड मार्केटिंग विजिबिलिटी उनको मिल रही है टारगेट प्रमोशंस के लिए, या पार्टनर ब्रांड को पोर्शन मिल रहा है बैंक इंटरेस्ट इनकम का, या पार्टनर ब्रांड बिकम एलिजिबल टू इशू इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड विदाउट आरबीआई अप्रूवल। देखो को ब्रांडेड अरेंजमेंट में क्या है, क्रेडिट कार्ड है, दो पार्टी से। अब अमेजोन को बेनिफिट क्या मिल रहा है, देखो अब लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, कस्टमर ट्रैफिक, कस्टमर ज्यादा आएंगे। जब कस्टमर को पता होता है कि अगर हम ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, जिस प्रोडक्ट का प्राइस 1500 है और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूज करके अगर हमें वो 1200 में पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू बाकी लोगों को भी बताएंगे। तो ऑब्वियसली पार्टनर ब्रांड को क्या मिल रहा है, इंक्रीज कस्टमर ट्रैफिक, हायर सेल वॉल्यूम, तो सेल तो इंक्रीज होगी, ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, और क्या है, विजिबिलिटी भी मिल रही है उनको। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब कौन से फॉलोइंग सर्विसेज में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो मैंडेटरी नहीं है? हमें यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। हम क्यों कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए। लॉकर ऑपरेशन में जरूरी है? यस, बिल्कुल जरूरी है। म्यूचुअल फंड परचेज करो, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ऑब्वियसली जरूरी है। सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो एक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है ना, तब भी जरूरी है। क्या नेफ्ट ट्रांजेक्शन में जरूरी है? नहीं जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी केवाईसी कंप्लेंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना नेफ्ट में। तो नेफ्ट ट्रांजैक्शन में आपकी सीआईपी इज नॉट मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ओपन करना होता है हमने बैंक अकाउंट कंपनी का, तो बैंक एग्जामिन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है क्या क्या डिटेल्स की एमओए में होगी? दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, जैसे हमारा, वैसे समझ लीजिए कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। बाकी एमओए एंड एओए काफी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं बैंक को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि एमओए का काम क्या है, क्या होता है एमओए में? क्या इंटरनल रूल्स है? नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, एओए हो गया ना। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो इंटरनल रूल्स होते हैं कंपनी के, बोर्ड्स की मीटिंग कैसे होगी, सब कुछ जो कंपनी के अंदर होगा बेसिकली। एमओए क्या होता है? ये डिफाइन कर रहा है अपना कंपनी का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एक्टिविटीज क्या रहेंगी, लाइबिलिटी क्या है मेंबर की, और स्कोप ऑफ ऑपरेशन। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। तो देखो, अगर आप एक कंपनी, आप रिलायंस हो और आप रिलायंस जो है टेलीकॉम में डील करते हो, ठीक है, मैं एमओए में आपने स्पेसिफाई किया होगा। अब आप फर्नीचर बिजनेस नहीं स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि एमओए में आपने क्या स्पेसिफाई किया कि आप टेलीकॉम सेक्टर में हो। तो स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या है, परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, ये सब कुछ एमओए है। और एमओए एक तरीके से चार्टर ऑफ कंपनी है, बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। दोनों में से अगर सेलेक्ट करना हो, एओए और एमओए में से किसके रूल्स फॉलो किए जाएंगे, तो एमओए ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। ओके, चलिए। अब एक ट्रस्टी है टेम्पल ट्रस्ट का, उसने पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन किया इन हिज ओन नेम, सेम बैंक जहां पे ऑलरेडी टेम्पल ट्रस्ट का भी ना अकाउंट चल रहा है। अब वो क्या करना चाहता है, वो अपॉइंट करना चाहता है टेम्पल ट्रस्ट को एज अ नॉमिनी इन हिज पर्सनल अकाउंट। तो आपको क्या लगता है, अलाउ किया जाएगा क्या ये? नॉमिनेशंस के रूल्स क्या बोलते हैं, देखो। अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यस बिकॉज बोथ अकाउंट और इन सेम बैंक, नहीं, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है, जो हमारा ऑप्शन सही नहीं है। यस इफ ट्रस्टेड गिव अप्रूवल, नो। No, because only natural person can be nominee and trust is non individual entity, चाहे बोथ अकाउंट सेम बैंक में है। या यस इफ बैंक मैनेजर, देखो बैंक मैनेजर का एज सच ऐसा जो है यहाँ पे रोल नहीं है रिगार्डिंग नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के केस में नेचुरल पर्सन नॉमिनी हो सकते हैं और सोल प्रोप्राइटर भी जो है नॉमिनेशन कर सकते हैं, बिकॉज लॉ की नजर में दोनों एक ही कंसीडर किए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या हो गया, जैसे किराना स्टोर किसी ने ओपन किया, राजू करियाना स्टोर, तो राजू करियाना स्टोर और राजू में लीगली लॉ की नजर में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट कंपनी, ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल पर्सन कैन बी नॉमिनी। तो वो ट्रस्ट को, टेम्पल ट्रस्ट को अपने पर्सनल अकाउंट के लिए नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकता। और नॉमिनेशन को लेके ना रूल चेंज हो गए, उसके ऊपर हमने केस स्टडी भी डिस्कस की। अभी केस स्टडी, केस फाइल सीरीज में जाके आप केस स्टडी देख सकते हो नॉमिनेशन के ऊपर, बहुत डिटेल में वहां पे डिस्कशन किया है। ओके, चलिए। सी, नेक्स्ट। कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होता है बैंक और कस्टमर के बीच में, जब कस्टमर अपना डिपॉजिट कराता है सील्ड बॉक्स कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड वैल्यूएबल ज्वेलरी फॉर सेफ कीपिंग? क्या लगता है आपको, कौन सा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा? बेलर बेली का, डेटर क्रेडिटर का, एजेंट प्रिंसिपल, ट्रस्टी बेनिफिशियरी? देखो, एजेंट प्रिंसिपल क्या है, जब आप बैंक को बोलते हो बिल्स वगैरह मेरे पे कर दो, डेटर क्रेडिटर लोन वगैरह लेते हो तो डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर का अलग रिलेशनशिप हो गया। तो जब आप सील्ड बॉक्स दे रहे हो कस्टमर को, कस्टमर सील्ड बॉक्स दे रहा है बैंक को, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यूएबल ज्वेलरी, सेफ कीपिंग, तो बेलर और बेली का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। बैंक एक्ट करता है एज अ बेली, बैंक संभाल करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की, आप वो बेलर, आपने दिया वहां पे। ट्रस्टी बेनिफिशियरी में क्या होता है कि यहाँ पे ना आप क्या करते हो, एडमिनिस्टर करने को देते हो प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट्स, तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी के साथ वहां पे ना बैंक बेली भी एक्ट कर रहा होता है। बट स्पेसिफिकली सील्ड बॉक्स की बात हो रही है जिसमें कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पड़े हैं, सेफ कीपिंग के लिए दिया है, तो बेलर और बेली का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अब रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग
बैंक की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सीटीआर जो है सिंगल कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख और उससे ज्यादा की जाएगी, या सीरीज के थ्रू भी की जा सकती है, एक महीने में मंथली रिपोर्ट्स जाती हैं बेसिकली ये। आपकी एनटीआर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख, या काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट जो है वो हर एक काउंटरफिट करेंसी नोट की डिपॉजिट करानी ही पड़ेगी एफओयू इंडिया को, या जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होता है, अगर वायर ट्रांसफर आपका एक्सीड कर रहा है 5 लाख का तो आप रिपोर्टिंग करोगे, चाहे इंडिया में पैसा आ रहा है या इंडिया के बाहर पैसा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या सही यहाँ पे ऑप्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है आपको। एक होती है मंथली रिपोर्ट और एक होती है आपकी एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो 7 दिन के अंदर एफआई इंडिया को करनी होती है, और वहां पे कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, बट यहाँ पे हम वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है। सीटीआर अगर सिंगल कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो 10 लाख या उससे ऊपर की, या एक महीने में तोड़ तोड़ के 4 लाख 3 लाख 3 लाख ऐसे करी तो रिपोर्टिंग जाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुई ग्रांट 10 लाख से ऊपर तो करनी पड़ेगी आपको एफआई इंडिया को रिपोर्टिंग। काउंटरफिट करेंसी नोट में कोई वैल्यू मैटर नहीं करती, सिंगल काउंटरफिट करेंसी नोट जो भी रिसीव हुआ ना वो देना पड़ेगा, बिकॉज फेक नोट है ऑब्वियसली, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ज्यादा हो सकती है। एंड आपकी क्रॉस बॉर्डर क्या था, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, ये रिपोर्टिंग आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट, हस्बैंड और वाइफ ने ओपन किया है ज्वाइंट सेविंग अकाउंट बैंक में, एज पर केवाईसी नॉर्म्स एंड कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कौन सा फैक्टर बैंक कंसीडर करते हैं बिफोर ओपनिंग द ज्वाइंट अकाउंट। देखो ज्वाइंट अकाउंट को लेके क्या रूल्स होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है कि दोनों को ना एक्सेस मिल जाए इजीली। अब किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, दूसरे को इजीली कंट्रोल मिल जाए, या एक पर्सन चाहता है कि मेरे जो भी है रिलेटिव उनको इजीली ना फंड्स पे एक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पे रिलेशनशिप देखना पड़ता है, मोड ऑफ ऑपरेशन चेक किया जाता है, सिग्नेचर स्पेसिमेन भी जो है चेक किए जाते हैं, आपके पर्पस क्या है ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने का वो सब कुछ एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी, तो ज्वाइंट अकाउंट में दोनों का होगा ना, सीडीडी एक ही नहीं होगी, ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो रहा है तो वाइफ की भी और हस्बैंड की भी, तो ये सारे फुल केवाईसी होती है एप्लीकेंट्स की, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट माइनर, अगेन इंपॉर्टेंट वन। माइनर से बिना आप हर बार क्वेश्चन देखोगे, केस स्टडी भी आ जाती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस बार तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि माइनर को डिफाइन किया गया है किस एक्ट में, कौन से एक्ट में इनमें से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ऑब्वियसली इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में माइनर की डेफिनेशन दी गई है। माइनर कौन है, जिसकी एज बिलो 18 ईयर है वो माइनर है। तो माइनर जो है किसी भी एज का बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है। अब माइनर के रिगार्डिंग आरबीआई ने रूल्स क्लियर किए हैं कि जो माइनर है अबव 10 ईयर्स वो अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर सकते हैं और चला सकते हैं उसको, ठीक है, डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसीज के ऊपर। और माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते, बट एक एक्सेप्शन भी है, नेसेसिटी ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज माइनर वैलिड नहीं कंसीडर किया जाता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बैंक माइनर से पैसे डिमांड नहीं कर सकते अगर वो डिफॉल्ट करते हैं लोन पे। ओके, चलिए, अगर कस्टमर का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, वो नोटिफाई करता है बैंक को अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का कि डिले हुआ 5 से 7 वर्किंग डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अकर्ड, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है कस्टमर की, जो कस्टमर बियर करेंगे एज पर जनरल बैंकिंग गाइडलाइन फॉर डिलेड रिपोर्टिंग। 1,000 है, 2500 है, 5,000 है, ये 10,000 है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट की बात हो रही है ना, अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन डिले 5 से 7 वर्किंग डे का है, तो कितनी होती है, 5,000 होती है, सी। अब ये इस तरीके से ना आप टेबल याद रखिएगा, 5 का मल्टीपल क्या है ना, 10,000, 5 के मल्टीपल आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं, 25,000। BSBD अकाउंट में क्या थी आपकी, ये 5,000। बाकी जो अदर्स अकाउंट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपका जो कैश क्रेडिट अप टू 5 लाख का, तो वहाँ पे 10,000 है, और उससे ऊपर क्या है, 25,000 है, और इसके ऊपर का डिले हो जाता है तो फिर बैंक अप्रूव्ड पॉलिसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके, तो 5,000 आपका। तो वैसे तो ये चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके रिगार्डिंग भी। ओके, अब फर्म का बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, उसमें 3 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑथोराइज किए गए हैं कि वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरीज है। किसकी आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, केवाईसी। देखो केवाईसी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3।
इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस बार काफी। ओके, तो सिर्फ केवाईसी की जाएगी फर्म की, मैनेजिंग पार्टनर की, या केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किए जाएंगे ऑल थ्री ऑथोराइज सिग्नेटरीज एंड फर्म ऑल पार्टनर डायरेक्टर के, या रिक्वायर्ड ऑथोराइज सिग्नेटरी, या फॉर पार्टनर डायरेक्टर जो मेजोरिटी शेयर्स। नो, ऐसा नहीं है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो सबके चाहिए होंगे ना, सभी पार्टनर्स के। ठीक है, तो ऑल ऑथोराइज सिग्नेटरीज, फर्म्स, ऑल पार्टनर डायरेक्टर्स। और बैंक डिमांड भी तो करते हैं अपना पार्टनरशिप डीड वगैरह, ये सब कुछ चेक करना होता है बैंक को देखने के लिए कि जब अकाउंट ओपन होता है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिनोमिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू अकॉर्डिंग टू बैंकिंग नॉर्म्स। सीडी क्या होता है? शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, मैक्सिमम वैलिडिटी 1 साल की रख लीजिए आप। है क्या ये सीडी? बैंक को पैसा चाहिए होता है जब, ठीक है, तो बैंक सीडी ऑफर करते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किए जाते हैं। मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 लाख, 5 लाख, फिर आपका 10 लाख, फिर आपका 15 लाख, देन 20 लाख। तो ऐसे इन्हीं डिनोमिनेशन में ये इशू किए जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। तो हम जैसे हमारे सेविंग अकाउंट है ना, हमें सीडी नहीं इशू किया जाता है क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कंपनीज होगी, म्यूचुअल फंड कंपनीज, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, वो सीडी परचेज कर लेते हैं और नेगोशिएबल भी होते हैं आपके। ओके, चलिए, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ नेगेटिव लियन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस? हमें सही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जर्नल राइट है बैंक का टू रिटेन द पोजेशन ऑफ बोरोवर गुड अंटिल द डेट इज पेड, या ये बैंक को राइट देता है टू रिटेन एंड सेल स्पेसिफिक एसेट्स इमीडिएटली अपॉन लोन डिफॉल्ट सिमिलर टू इम्प्लाइड प्लेज, या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे बोरोवर लीगली प्रॉमिस करता है कि वो क्रिएट नहीं करेगा कोई चार्ज और मॉर्टगेज ऑन स्पेसिफाइड एसेट। देखो, नेगेटिव लियन को ना एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। आपके पास फोन है, आपने अपने फ्रेंड से उधार लिया, कितना पैसा? 20,000। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि फोन मैं ही यूज कर रहा हूँ अभी, बट हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये फोन ना किसी और को नहीं सेल करूंगा, ना ही मैं गिरवी रखवाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉमिस किया, ट्रस्ट का ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, तो उसी को नेगेटिव लियन बोलते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जहां पे बोरोवर ने लीगली प्रॉमिस किया कि वो क्रिएट नहीं करेगा चार्ज और मॉर्टगेज ऑन स्पेसिफाइड एसेट। ओके, तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, हमें देखना है एसेंशियल कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए बैंक के लिए कि वो राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करे। तो राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई होता है क्या डेट पे जो कॉन्टिजेंट है या ड्यू नहीं है, या क्लेम और क्रॉस क्लेम प्रेजेंट होना चाहिए, म्यूचुअल डेट्स पता चले, है ना, डिटरमाइन सर्टेन सम्स हो, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है और तभी होगा जब स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो बैंक के बीच में, या फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ बैंक को ट्रीट किया जाता है सिंगल एंटिटी की बैलेंस अक्रॉस ऑल ब्रांचेस कैन बी कंबाइंड। देखो, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है बी, सेकंड एंड फोर्थ। आपका फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? कॉन्टिजेंट है, उनपे सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा, यानी फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है, अभी नहीं है, ठीक है, ड्यू नहीं है तो ड्यू पे लगेगा ना सेट ऑफ। और आपका देखो, ये स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए सेट ऑफ को एक्सक्लूड करने के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, वो लीगल राइट बैंक को मिला हुआ है। और यहाँ पे ना अगर एसबीआई में आपका एक सेविंग अकाउंट है, एक आपने लोन लिया हुआ है, कहीं ये दिल्ली ब्रांच में है, ये मुंबई ब्रांच में, तो दोनों को एक ही कंसीडर किया जाता है, तो सेट ऑफ यूज किया जा सकता है। ओके, सेट ऑफ क्या है? बैंक को लीगल राइट मिला है कि आपके एक क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर ले, आपका दो एक बैंक में दो अकाउंट है जब, राइट। देन अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है मैंडेट और पावर ऑफ अटर्नी में। ठीक है, मैंडेट क्या है? ब्रॉडर अथॉरिटी है, पावर ऑफ अटर्नी स्पेसिफिक होता है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। मैंडेट इशू किया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा एजेंट को कि उसका अकाउंट ऑपरेट करे, सिग्नेचर वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी क्या है? एक स्टैम्प डॉक्यूमेंट पे एग्जीक्यूट किया जाता है और प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक मैजिस्ट्रेट, वहां पे ना स्टैम्प करवाना पड़ता है, तभी जो है प्रिंसिपल बोलो या डोनर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है एजेंट के ऊपर। ठीक है, मैंडेट को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, पावर ऑफ अटर्नी को नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो गया यहाँ पे। देखो, मैंडेट क्या है कि आप किसी थर्ड पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो कि आपके बिहाफ पे वो अकाउंट को ऑपरेट करे टेम्परेरी टाइम के लिए, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे सिग्नेचर्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं, वेरीफाई किए जाते हो, सब सही है। तो आप कभी भी मैंडेट जो है ना, वो क्या कर सकते हो, और उसको वापस ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको परमानेंट रखना है, और डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तब तो वो ऑटोमेटिकली एंडी हो जाता है। पावर ऑफ अटर्नी में ऐसा नहीं कि वो इरिवोकेबल है, ठीक है, उसको भी रिवोक किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन से सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं जब से सीटीएस की इंप्लीमेंटेशन हुई है चेक क्लियरिंग प्रोसेस में? क्या कंप्लीटली एलिमिनेटिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक, और अब इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस जा रही है डाटा के साथ? यस, यही हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, तो बाकी ऑप्शंस को हमने देखा ही नहीं। टाइम भी तो सेव करना है हमें। जब हमें पता है कि आंसर क्या है तो ऑब्वियसली हम वही सेलेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस जा रही है ना आपकी सीटीएस में, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही चेक की, अब टेम्परिंग का डर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस आ रही है। अब तो चेक क्लियरिंग इन अ सिंगल डे हो रही है। अब कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है, जो अक्टूबर में इंप्लीमेंट हो गया था। अब फेज 1 इंप्लीमेंट हो चुका है, फेज 2 को थोड़ा डिले कर दिया गया है, ठीक है, कि फेज 1 अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए बेसिकली। अब काउंटरफिट नोट काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग प्रोसीजर जो है आपका डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट के रिगार्डिंग, हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। अगर आपको 5 और उससे ज्यादा काउंटरफिट नोट मिलते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, तो एफआईआर ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फाइल की जाएगी इमीडिएटली। अगर 4 है, 4 से कम है, तो क्या किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है मंथली स्टेटमेंट में, और कॉपी ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एफआईआर भेज दी जाती है फोर्स नोट विजिलेंस सेल हेड ऑफिस में। तो ये सही है। काउंटरफिट करेंसी नोट के रिगार्डिंग क्या लग रहा है आपको? सारी स्टेटमेंट सही है। काउंटरफिट करेंसी नोट में क्या होता है ना, जब 5 से कम पाए जाते हैं तो फिर मंथली रिपोर्टिंग की जाती है, पुलिस स्टेशन में भी और हेड ऑफिस को भेजा जाता है। 5 और 5 से ज्यादा पाए गए, तुरंत एफआईआर होगी। ओके, और काउंटरफिट करेंसी नोट भी आप डिपॉजिट कराओगे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर थोड़ी आनाकानी कर रहा है, एफआईआर नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ ना थोड़ा सा एक तरीके से मेडिएट करने की कोशिश करोगे। ओके, तो क्यों काउंटरफिट करेंसी नोट जो है, फेक नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। बैंक में अगर फेक नोट आता है तो उसके रिगार्डिंग बैंक काफी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि आरबीआई ने ऐसी डायरेक्शंस प्रोवाइड की हैं। और काउंटरफिट करेंसी नोट कस्टमर को रिटर्न नहीं किए जाते, ठीक है, अलग से रखा जाता है इनको, अलग से इनका रिकॉर्ड भी अलग से मेंटेन किया जाता है। अब क्या पेनल्टी बैंक फेस करता है अगर आपका एटीएम कैश आउट है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ? कितनी पेनल्टी लगेगी? 5,000 की। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आपको सिंपल याद रखना है, 10 आवर है तो 10,000। ओके, तो फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10,000 पर एटीएम पर मंथ जो है चार्ज की जाएगी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैंकर कस्टमर जो रिलेशनशिप होता है वो कब टर्मिनेट किया जाता है, कौन सी सर्कमस्टांसिस में? डेथ हो जाए कस्टमर की, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, गार्निशी ऑर्डर आ गया, या कंफर्मेशन मिल गई कस्टमर की मेंटली अनस्टेबल हो गया। तो इन सभी सिचुएशंस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। या तो जब कस्टमर खुद से भी टर्मिनेट करना चाहे, या बैंक को लगता है कि कस्टमर ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहा, कुछ अनऑथोराइज्ड हो रहा है, तो वैसे भी टर्मिनेट हो सकता है। ये सिनेरियो तो अलग है। बाकी अपनी मर्जी से भी कर सकता है कस्टमर और बैंक भी, राइट। अब ईईएफसी अकाउंट के एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है फुल फॉर्म? एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है ये, इसकी फुल फॉर्म। देखो क्या होता है ये, कि आप एनआरआई हो, आप वापस आए हो, या आप इंडिया में ही हो, आप पैसे कमा रहे हो, कि आपको अब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है पैसा। आप फॉरेन करेंसी में रख सकते हो, कि एक्सचेंज रेट का डर रहता है, फिर पैसे आपको उतने नहीं मिलते। तो इसलिए ईएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट वगैरह ये इंडिया में ऑप्शंस अवेलेबल है आपको। तो क्या है ये? इट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट, ठीक है। जो रुपी विड्रॉल है फ्रॉम द अकाउंट कैन बी रिक्रेडिटेड बैक टू दिस अकाउंट? नो, नहीं हो सकता। 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस वो क्रेडिट की जा सकती है। क्रेडिट फैसिलिटी शुड नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट ईएफसी अकाउंट। तो आपको क्या सही लग रहा है यहाँ पे? देखो, सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके करेक्ट है, ये सेकंड को छोड़ के। फर्स्ट ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है ना, इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आपने रिपीट विड्रॉल किए इस अकाउंट से, तो वापस ही रिक्रेडिट थोड़ी हो सकता है इसमें। बाकी आप कोई लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने जाते हो बाहर, वहां से आपको फीस आती है, वो आप इस अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है। आप आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप स्टार्टअप हो, आपको कोई फीस मिल रही है, कोई ग्रांट मिल रही है, तो आप वो पैसा उसमें रख सकते हो। ओके, देन अब कस्टमर ने रिपोर्ट किया डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय अ बैंक हैज बीन लॉस्ट एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू अ डुप्लीकेट डीडी। तो हमें ये स्टेटमेंट्स देखने रिगार्डिंग बैंक्स रिक्वायरमेंट इन दिस सिचुएशंस। क्या करेगा बैंक? डीडी इशू करना होता है जब बैंक ने, वो लॉस्ट हो गया डीडी, डुप्लीकेट डिमांड कर रहा है, तो बैंक कब इशू करेगा? आफ्टर obtaining अ प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड इंडेमनिटी बॉन्ड फ्रॉम कस्टमर, और प्रोटेक्ट किया जा रहा है बैंक को फ्रॉम एनी फ्यूचर क्लेम। या बैंक इशू कर सकता है डुप्लीकेट डीडी, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है? बैंक को प्रोटेक्शन मिल रही है ना, कल को कोई पर्सन आ जाए
ओरिजिनल डीडी लेके अपनी पेमेंट रिसीव कर ले दूसरी बैंक की ब्रांच से, तो बैंक को तो नुकसान हो गया। तो बैंक तभी इशू करेगा जब वो ऑब्टेन करते हैं प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड इंडेमनिटी बॉन्ड कस्टमर से। कम कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होगा, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बैंक को। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाया गया और उसको रिकॉल करना है मार्केट से, तो अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसके पास अथॉरिटी ऐसे रिकॉल करने की, कौन सी अथॉरिटी के पास है? मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, या रिटेलर, या नो अथॉरिटी? देखो CCPA क्या है आपका, ये अथॉरिटी है, इनका हेड ऑफिस है दिल्ली में, इसमें कमिश्नर भी होते हैं आपके, इनके पास अथॉरिटी है प्रोडक्ट को रिकॉल करने की। अब एक प्रोडक्ट मार्केट में आ गया जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, प्रेशर कुकर, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, फट रहा है, ठीक है, जो भी लोग यूज कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि मार्केट में ना रहे, फिर बाकी लोगों को नुकसान होगा। तो कौन उसको रिकॉल कर सकता है? मैन्युफैक्चरर तो नहीं, उसने तो बनाया, उसमें डिफॉल्ट मिला। रिटेलर? नहीं, वो भी नहीं। तो सीसीपीए ये ऑर्डर दे सकता है कि वो प्रोडक्ट रिकॉल कर ले और पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए। ओके, तो बाकी कमीशंस भी बनाए गए हैं आगे आगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशंस, आगे डील करने के लिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पार्ट है हमारा, राइट? A is the right answer. Next question. Which of the following statement correctly explains special crossing of a check? चेक में दो तरह की क्रॉसिंग रहती है, जर्नल क्रॉसिंग और आपकी एक स्पेशल क्रॉसिंग। जर्नल क्रॉसिंग क्या कैश में पेमेंट नहीं होनी अकाउंट में, ये पैरेलल लाइन जो होती है दो, इनको हम क्रॉसिंग बोलते हैं, इनके बीच में एंड को या इस तरीके से नाम लिखा होता है। अब स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि नेम ऑफ स्पेसिफिक बैंक बियर कर रहा है टू पैरेलल लाइन के बीच में और पेमेंट जो है उसी बैंक को की जाएगी। या स्पेशल क्रॉसिंग मीन चेक कैन बी एनकैश्ड एट काउंटर। ये स्पेशल क्रॉसिंग रिमूव कर रही है सारी लाइबिलिटी बैंक की। या स्पेशल क्रॉसिंग अलाउ एनीवन टू कलेक्ट द चेक। देखो यहाँ पे स्पेशल क्रॉसिंग चेक बियर कर रहा है नेम ऑफ स्पेसिफिक बैंक बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, तो उसी बैंक में, जैसे ये स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसी बैंक में पेमेंट की जाएगी। देन आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत मैक्सिमम कंपनसेशन क्या है जो ओम्बड्समैन अवार्ड कर सकता है? फाइनेंशियल लॉस अगर कोई सफर कर रहा है कस्टमर, अगर डेफिशिएंसी पाई गई है बैंक के द्वारा, रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में बैंक्स भी कवर होते हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज भी कवर होते हैं। तो मैक्सिमम क्या है आपकी 20 लाख है। अगर आप मेंटली आपको स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई सारी प्रोसेस के दौरान, तो वो फिर 1 लाख भी आपको अलग से मिलता है। नेक्स्ट, मिस्टर एक कपल है, मिस्टर एक्स और मिसेस वाई मिस्टर एक्स की वाइफ है, उन्होंने ज्वाइंटली हायर किया लॉकर बैंक में। ऑपरेशनल क्लॉज क्या है? आइदर और सर्वाइवर मोड। अब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? बैंक का लॉ करेंगे। वाइफ कैसे ऑपरेट कर सकती है लॉकर? चाहे अकाउंट की बात कर लो, ज्वाइंट अकाउंट है, चाहे लॉकर की बात कर लो। आइदर और सर्वाइवर मोड का मतलब क्या होता है कि कोई एक जो है अकाउंट को संभाल सकता है, कोई एक चला सकता है। एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को राइट मिल जाता है ना? तो बैंक क्या करेगा? अलाउ कर देगा ना मिसेस वाई को ऑपरेट लॉकर अलोन। सर्वाइविंग हायरर है वो, अब उनको कोई लीगल डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करना है, राइट? तो ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, बैंक वांट टू एक्सपेंड डोर टू डोर सर्विसेज विलेजेस में, जहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए? कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, ईएमआई कलेक्शन, स्मॉल वैल्यू रेमिटेंस। बैंक ने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये लोग। किराना स्टोर शॉप ओनर है, स्मॉल पीसीओ बूथ है जिनका, कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनी एक्ट, जिनके मल्टीपल रिटेल आउटलेट है, एनबीएफसी नहीं है, प्राइवेट एनबीएफसी वांटेड टू वर्क एज एन एजेंट। तो कौन अपॉइंट होगा? बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। बिजनेस क्रॉसपोंडेंट कौन होता है? जो गाँव में जा जाके लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, छोटे छोटे लोन ऑफर कर रहे हैं, उनसे पेमेंट रिसीव करो, उनके बैंक अकाउंट ओपन करो, उनको बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करो, पैसे बचा सकते हो आप लोग। तो बिजनेस क्रॉसपोंडेंट कौन अपॉइंट होगा? तो बी इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। प्राइवेट एनबीएफसी जो है एजेंट के तौर पे वर्क करना चाहती है, वो फिर यहाँ पे अपॉइंट नहीं होती। अब एक यहाँ से बिजनेस क्रॉसपोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर से आपको एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पहले आई डोंट थिंक सो कि इतने फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे, तो यहाँ पे पूछे गए हैं इस बार। अब बिजनेस फैसिलिटेटर की बात करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में देखो। बैंक वांट टू सपोर्ट इन अ ट्राइबल एरिया फॉर आइडेंटिफाइंग बोरोवर्स, स्प्रेडिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, हेल्पिंग फाइल लोन फॉर्म और फॉलो अप आफ्टर लोन सेक्शन। कोई कैश हैंडलिंग नहीं रिक्वायर्ड। देखो, अब बिजनेस क्रॉसपोंडेंट कैश हैंडलिंग भी कर रहा है, बट बिजनेस फैसिलिटेटर का काम नहीं होता कैश हैंडलिंग करना। ठीक है, तो इनमें से कौन बन सकता है? आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? ऑप्शन बी, 1 या 3। रिटायर्ड टीचर, वो तो कैश ट्रांजेक्शन हैंडल करेगा ना, कैश हैंडलिंग रिक्वायर्ड ही नहीं, तो वो तो क्या बनेगा? बिजनेस क्रॉसपोंडेंट बनेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर तो नहीं बनेगा। इनका काम होता है बेसिकली फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, लोगों को बताना
कि तुम सेविंग करो और तुम्हें छोटे छोटे लोन मिल जाएंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने सिलाई मशीन खरीदनी है तो तुम्हें 10,000 या 12,000 का लोन भी मिल सकता है बैंक से। तो बेसिकली लोन डिस्पर्समेंट, स्मॉल वैल्यू के क्रेडिट, ये सब हैंडल करते हैं, इनका काम अवेयरनेस का होता है। कैश हैंडलिंग वगैरह ये नहीं करते हैं। अब डिपॉजिटर एक लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट ओपन कर रहा है, मैक्सिमम 10 ईयर क्या ऑफर किया जाता है बेसिकली बैंक के द्वारा एफडी में? क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर होता है, मिनिमम 7 डेज होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सी इन स्टेटमेंट्स में से और सर्कमस्टांसेस से बैंक लीगली डिस्क्लोज कर सकता है कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? वैसे क्या होता है, आपके लिए एज अ बैंकर आपको कोई भी आके पूछता है कि मुझे फलाने कस्टमर की इंफॉर्मेशन बता दो, आप नहीं बताओगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्ड किया एक पर्सन ने कि आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी को। बट कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो क्या है? अब कोर्ट की साइड से ऑर्डर आ गया, लॉ का कंपल्शन है, बताना पड़ेगा आपको। अब बैंक का क्या अपना इंटरेस्ट है, बैंक को लोन रिकवर करना है ना कस्टमर से, तो बैंक कोर्ट में बताएगा। अब पब्लिक के प्रति कोई ड्यूटी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो आप अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे। अब जहां पे कस्टमर ने खुद ही कंसेंट प्रोवाइड किया डिस्क्लोजर का, तो आप कर दोगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक होता है आपका बेनिफिशियरी ओनर, तो क्या रूल्स हैं आपके ये आइडेंटिफाई करने के लिए बेनिफिशियरी ओनर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस में? आपको सिंपल सा फॉर्म ध्यान रखना है, CPT और मोर देन 10%। ठीक है, तो सी फॉर कंपनी, पी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, टी फॉर ट्रस्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये 10% वाला यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म में 15% है तो गलत हो गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनके केस में मोर देन 15% होता है। अब रजिस्टर्ड ट्रस्ट में भी मोर देन 10% है। तो बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है? जो रियल ओनर है किसी कंपनी का, बेसिकली जो रियल प्रॉफिट जो एंजॉय करेगा। जरूरी नहीं है कि नॉर्मली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में वो पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो ये परसेंटेज रखिए कि कौन हो सकता है बेनिफिशियरी ओनर इन डिफरेंट सिनेरियोज में। तो आपका ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, क्योंकि सेकंड हमारी गलत होगी। पार्टनरशिप फर्म के केस में मोर देन 10% यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 85 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ड्रॉई बैंक गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लायबिलिटी जब वो पे करता है चेक। तो क्यों मिलती है उनको प्रोटेक्शन? पेमेंट मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एंडोर्समेंट, या पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इज मेड विद कस्टमर्स प्रायर कंसेंट, या पेमेंट इज मेड विद इन बैंकिंग आवर्स ओनली। देखो, जब पेमेंट आप ड्यू कोर्स में कर रहे हो ना सेक्शन 10 के अंडर, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, बिकॉज बैंक ने सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल की है, ट्रुथफुल होके पेमेंट करिए, तो अगर कुछ ऐसी इश्यूज भी हो जाता है आगे तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन का एक एनआरई क्या है, टर्म डिपॉजिट है 8 लाख का। बैंक सैंक्शन करता है अगर लोन अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, इन विच अकाउंट कैन लोन अमाउंट बी क्रेडिटेड? एनआरआई हैं जो, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है ना इंडिया में, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। एफसीएनआर, एफसी याद रखिएगा, एफडी। इसमें सिर्फ एफडी ओपन कर सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट अलाउड नहीं होता। अब एनआरई टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हो, बट लोन के केस में आपने ध्यान रखना है कि लोन का अमाउंट आप रीपैट्रिएट नहीं कर सकते हो, तो वो एनआरओ अकाउंट में ही जाएगा। एनआरओ अकाउंट में कौन सा पैसा होता है? जैसे इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप रेंट जनरेट कर रहे हो, इंडियन रुपीज में आप इसमें पैसा रख सकते हो। एनआरई में आप किसी भी करेंसी में रख सकते हो और वो फुली रिपैट्रिएबल होता है। एनआरओ अकाउंट में लिमिट होती है, रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो। तो लोन अमाउंट बेसिकली की बात करें तो वो रिपैट्रिएबल नहीं है, इंडिया में यूज करोगे, और रीलैंडिंग नहीं कर सकते हो आप लोन की। ठीक है, किसी और को लोन नहीं दे सकते, तो एनआरओ अकाउंट में यहाँ पे वो पैसा आपका डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट। मनी लॉन्ड्रिंग से भी क्वेश्चन आता है आपको। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? प्रोसेस है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ फंड कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी से? एग्रीकल्चर? नो। क्रिमिनल? ऑब्वियसली क्रिमिनल से जनरेट हो रहा है ना। तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में आपका क्या होता है, कुछ स्टेजेस होती है। ठीक है, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हो आप व्हाइट मनी में। ओके, व्हाइट मनी में फिर उसको यूज करते हो, पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हो सिस्टम में, फिर उसको घुमाते हो इधर उधर, और बाद में ना उसी पैसे से फिर एसेट्स खरीद लेते हो, ऐसे दिखा देते हो कि ये पैसा तो आपका क्या है, अब ये क्लीन हो गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई व्हीकल खरीद लिया। तो यहाँ पे हमें यही पूछा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग है का, कौन से फंड्स जनरेट कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी से। ओके, अब एज पर आरबीआई डायरेक्शन कितना बैंक चार्ज करता है अगर आपको इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव बनाना है? फिर से ₹100, 500, 0 to 50, ऑब्वियसली ₹100, कोई चार्जेस नहीं है।
सॉरी रुपीज जीरो, कोई चार्जेस ही नहीं लगेंगे अगर आप इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव बनाना चाहते हो। आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, आपने कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं की, तो फिर क्या हो जाता है, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, कुछ अनक्लेम डिपॉजिट्स भी रहते हैं। तो बैंक वैसे बोलता है कि इसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स करो, इन्फॉर्म किया जाता है आपको, बट अगर आप नहीं करते हो, इनऑपरेटिव हो जाता है, उसको ऑपरेटिव करने के लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो 10 साल के बाद फिर वो डेफ में पैसा चला जाता है, डिपॉजिटरी आपका एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है, और वहां से भी आप अपना पैसा जो है रिकवर कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट, जब कस्टमर कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता है रिगार्डिंग बैंकिंग सर्विसेज, ओके, तो कौन सा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है आपका? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को डायरेक्टली अप्रोच करोगे क्या? आरबीआई कस्टमर के केयर के पास चला जाएगा कस्टमर, कंप्लेंट रजिस्टर बैंक ब्रांच, या नोडल ऑफिसर? देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपका कंप्लेंट रजिस्टर है ना बैंक ब्रांच में। ठीक ठीक है, फिर आगे स्टेप्स फॉलो होंगे, नोडल ऑफिसर, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, फिर आरबीआई ऑम्बुड्समैन को आप जाओगे। 30 डेज के अंदर अगर बैंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, तो आप ऑम्बुड्समैन को अप्रोच कर सकते हो। एक तो ये रीजन है, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। अब अगर 30 डेज से पहले बैंक ने रिप्लाई कर दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर आप ombudsman को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है आपका फर्स्ट है आपका कंप्लेंट रजिस्टर एट द बैंक ब्रांच। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वैलिड एंड कंप्लेंट ई केवाईसी प्रोसेस? कस्टमर ने सबमिट की फोटो ऑफ कॉपी ऑफ आधार बैंक अपडेट केवाईसी, या बैंक ने कलेक्ट किया क्या, आधार नंबर, बायोमेट्रिक लिया, ओटीपी ऑथेंटिकेशन की, और एनक्रिप्टेड डाटा को वेरीफाई किया थ्रू यूआईडीआई सिस्टम? तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ई केवाईसी बेसिकली है क्या? देखो, आधार के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, केवाईसी कर रहे हैं, केयूए एग्रीमेंट होता है बैंक का यूआईडीआई के साथ। तो कस्टमर अपना आधार देता है, बैंक ने कलेक्ट किया, अपने ई केवाई सॉफ्टवेयर में सब कुछ ऐड किया, बायोमेट्रिक्स लिए, ओटीपी आया, एनक्रिप्टेड डाटा को फिर यूआईडीआई के सिस्टम में भेज दिया। अगर मैच हो गया, वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं हुआ तो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट, बैंक कस्टमर इज अनेबल टू कम टू द ब्रांच ड्यू टू सिकनेस डिसेबिलिटी, और वो थंब इंप्रेशन भी नहीं दे सकते, फिजिकल इनकैपेसिटी है उनकी। तो आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसीजर बैंक फॉलो करेगा टू परमिट विड्रॉल फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट? क्या करेंगे बैंक? बैंक ऑब्टेन करेंगे एनी अदर फिजिकल मार्क ऑफ द कस्टमर विड्रॉल फॉर्म पे, और 2 विटनेस के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें से एक क्या होता है आपका बैंक ऑफिशियल होता है। तो फर्स्ट ही हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है, सिकनेस है, डिसेबिलिटी है, थंब इंप्रेशन भी नहीं दिया जा रहा, तो कोई बात नहीं, बैंक के ऑप्शंस देखते हैं कि कोई और फिजिकल मार्क लिया जा सकता है कस्टमर का विड्रॉल फॉर्म पे, और 2 विटनेसेस के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, पर्सन ने सेविंग अकाउंट ओपन किया 1 अगस्त 2025 को, उन्होंने इशू किया चेक ऑन द सेम डेट, फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस चेक रिमेन वैलिड? अब यहाँ पे क्या सामने आ रहा है, चेक की वैलिडिटी। तो आपने देखा चेक के ऊपर भी कितने क्वेश्चन थे, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सिट, तो चेक वाला भी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो गया। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट वन, लॉकर के ऊपर भी आप क्वेश्चन देख रहे हो, ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर भी क्वेश्चन देख रहे हो, राइट। और आपकी पेनल्टीज वगैरह के ऊपर, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कितनी वैलिडिटी है, पहले तो 6 मंथ थी, अब क्या है, 3 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो इतना वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना में मिनिमम गारंटेड अमाउंट पेंशन अमाउंट कितना बोला गया है? जब पर्सन अटेन कर लेता है एज 60 ईयर ऑफ एज, कितना है, 500 पर मंथ, 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, या 5000 पर मंथ? मिनिमम पूछा है ना हमसे, तो मिनिमम है आपका 1000। ठीक है, मिनिमम आपको 1000 की लगेगी पेंशन, तो 1000, 2000, 3000, इस तरीके से। ओके, अब ये अटल पेंशन योजना क्या है, किसके लिए लेके आए हैं? बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मजदूर वगैरह काम करते हैं ना, एज लिमिट क्या, 18 to 40 ईयर्स तक। ठीक है, ये लोग क्या है, कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर इनको पेंशन लगती है बाद में। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चैप्टर नंबर 40 फ्रॉम मॉड्यूल बी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये अभी इस बार अटल पेंशन योजना पे भी आ गया क्वेश्चन, ये मिनिमम पेंशन अमाउंट ही पूछ लिया। ठीक है, तो आपको ये वाला चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाना है। ओके, तो अटल पेंशन योजना दोस्त मजदूर वगैरह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इनकम टैक्स पेयर जो होता है, उनके लिए अटल पेंशन योजना स्कीम नहीं एप्लीकेबल होती। ओके,
अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज करेक्ट? एसेट एनपीए कब बनता है? जब आपका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यस। एग्रीकल्चर लोन में वो क्रॉप सीजन पे डिपेंड करता है, वन क्रॉप सीजन है, टू क्रॉप सीजन है, 90 डेज का रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो एनपीए कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड जब ड्यूज रिकवर हो गए। तो एनपीए इंक्लूड बोथ टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट दैट फेल टू मीट रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। तो इसमें से आपको क्या सही ऑप्शन लग रहा है? देखो कौन सा गलत है। एनपीए कैन नॉट बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड, देखो अपग्रेड हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अगर ओवर ड्यूज ड्यूज वगैरह आपके क्लियर हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 4 सही है, यहाँ पर थर्ड आपका क्या है? गलत हो गया। तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर आप लोन नहीं चुकाते हो, 90 डेज का टाइम पीरियड हो जाता है, उसके बाद आपका एसेट एनपीए हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। स्टैंडर्ड सब आपका सब स्टैंडर्ड डिस्ट्रेस्ड एसेट्स होता है, फिर आपका क्या होता है? लॉस एसेट होता है। ओके। तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लोन की बात की थी, यहाँ पे 90 डेज का रूल नहीं फॉलो होता, क्रॉप सीजन पे होता है, क्रॉप सीजन पे डिपेंड करते हैं। तो एनपी के ऊपर भी इस बार आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो हमने आज 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस सेशन में, राइट। अब इसका पार्ट 2 आपका नेक्स्ट संडे को रहेगा। तो आप करिए, इन सेशंस को देखिए, रिवीजन कीजिए, पॉज करके आंसर करने की भी कोशिश कीजिए। जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो इस बार डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपनी प्रिपरेशन जल्दी कीजिए। तो अब देखो टाइम कम है, तो ऐसे में प्रिपरेशन जो है, अगर आप टाइमली करते हो ना, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो आप क्या कर सकते हो? हमारी वेबसाइट पे जाके ना कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको जैप कोर्सेज पे जाना है। जैप कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज दिख जाएंगे। एक आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स है, एक लाइव क्रैश कोर्स दिख रहा है आपको, एक टेस्ट सीरीज। एक कंप्लीट मास्टर कोर्स उनके लिए जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। इसमें 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 75% ऑफ पे। कोड यूज करना है जैन 75। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए, आईएफएस का ही चाहिए, एएफएम का ही, तो इंडिविजुअल में एनरोल कर सकते हो। साथ के साथ आप ट्रायल कोर्स भी देख सकते हो कि किस तरीके की क्लासेस है, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस का लेवल क्या है, विद जस्ट ₹1। और अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि 60 क्लासेस में जस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाए, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस टोटल 60, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। तो अगर क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं सॉल्व्ड पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पे भी कोड यूज करना है आपने जैन 75। अब अगर आपकी प्रिपरेशन होगी है और आप चाहते हो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज जिसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको फ्लैट 75% ऑफ मिलेगा, कोड रहेगा जैन 75। इसके साथ ही अगर आपको अभी मोटिवेशन फील नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट ज्यादा है, टाइम कम है, स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो या कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है, आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके जो सोल्यूशन ले सकते हो बहुत आराम से। और स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट और कोई और क्वेरी भी है ना आपकी, तो आप क्या कर सकते हो? हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।